हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है, तो इसके पहले हमने कौन सा वीडियो देखा था? इलेक्ट्रिक लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। ठीक है, तो आज का लेक्चर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हेडिंग लगा लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मार्कर गिर गया मतलब वीडियो अच्छा होने वाला है आप लोग के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानने के पहले सबसे पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक है जिसको इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एरिया वेक्टर। जिसको हम लोग बोलते हैं एरिया नहीं, एरिया वेक्टर। ठीक है, तो हमने एक प्लेन ले लिया, ठीक है, तो सपोज एरिया क्या होता है बच्चों? मैंने एक प्लेन ले लिया, इसको ए नाम दे दिया। ठीक है, अभी हमें मालूम है एरिया क्या होता है। आप पूछेंगे तो एरिया क्या होता है सर? ए इंटू ए, तो क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? एरिया इज इक्वल टू, अगर मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए बी इंटू ए सी। ठीक है, दिख रहा है? अभी देखो ये क्या हो गया बच्चों, अगर मैंने एरिया लिख दिया क्या? ए बी इंटू ए सी, इसका मतलब क्या हुआ? एरिया मालूम होने के लिए हमें किसी भी दो चीज का साइड निकालना पड़ेगा। ठीक है, एरिया निकालने के लिए हमें देखो किसी भी दो चीज का क्या निकालना पड़ेगा? साइड। ठीक है, तो अभी हमने क्या लिख दिया? दो चीज का साइड। एरिया इज इक्वल टू क्या? ए बी इंटू ए सी, सॉरी ए बी इंटू बी सी, ए सी नहीं, गलती हो गई, ए बी इंटू बी सी। ठीक है, अभी देखो हमें किस तरह का दिख रहा है, कुछ याद आ रहा है आपको? हमें किस तरह का दिख रहा है, कुछ याद आ रहा है? कुछ एरिया, ठीक है, ये वेक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, ए बी इंटू बी सी, या ए बी cos थीटा लिख सकते हैं। याद आ रहा है आपको कुछ वेक्टर के बारे में? वेक्टर हमने पढ़ा था, ये वेक्टर आप सबने पढ़ा था 11 में। ठीक है, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे थीटा क्या है? सपोज यहाँ पे मैंने देखो इसके बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री, तो क्या मिल जाएगा? cos ए बी cos 90 कितना होता है? 0, तो ये चीज हमें क्या मिल जाएगा? 0। cos 90 क्या मतलब? एरिया हमें क्या मिलेगा? 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चा? यहाँ पे देखो जो एंगल बन रहा है क्या हमारा बन रहा है? 90। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो वेक्टर है वो क्या बन रहा है? परपेंडिकुलर। 90 मतलब क्या हुआ? 90 मतलब परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एरिया वेक्टर रहेगा वो क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। इसका मतलब जो भी हमारा एरिया वेक्टर है, जो भी हमारा एरिया रहेगा वो क्या रहेगा? ए बी और बी सी के क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। मतलब क्या होगा? ये देखो ए बी सी, बी देखो बी पॉइंट, बी से एरिया क्या हो गया? ए से बाहर निकलेगा या एरिया ए से बाहर निकले अंदर जाएगा। परपेंडिकुलर मतलब समझ रहे क्या? परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया? एरिया जो हमारा एरिया वेक्टर रहेगा बी पोजीशन से या ऐसा बाहर निकलेगा या वो ऐसा अंदर जाएगा। समझ में आ रहा है? फील हो रहा है? देखो तो एरिया वेक्टर क्या होगा हमारा? वो क्या हो? एरिया वेक्टर क्या होता है? किसी भी प्लेन सरफेस से वो परपेंडिकुलर होता है, किसी भी प्लेन सरफेस से वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो अभी एग्जांपल ले लेते तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये देखो ये हमने कोई प्लेन सरफेस ले लिया। ठीक है, तो प्लेन सरफेस पे हमने क्या ले लिया? कोई ऑब्जेक्ट ले लिया। अभी देखो प्लेन सरफेस पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है क्या 2D बेस पे है, एक्स वाई। ठीक है, इसको भी हम लोग ले लेते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे एक चीज याद रखो, देखो यहाँ पे हमें डायरेक्शन मेंशन करना है, क्योंकि एरिया हमें मालूम चल गया कि एरिया कैसा क्वांटिटी होता है वेक्टर, तो हमें उसका डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो अगर हमने ए प्लेन लिया तो एरिया वेक्टर कैसे बाहर निकल रहा है? इस तरफ बाहर निकल रहा है या इस तरफ बाहर निकल रहा है? समझ में आ रहा है? अगर हम लोग ये डायग्राम लेते हैं, इसमें देखो ये हमारा बी परपेंडिकुलर है, मतलब एरिया वेक्टर हमारा क्या होगा? या इस एक्सिस से
ऐसा बाहर निकलेगा, इस एक्सिस से ऐसा बाहर निकलेगा। तो इसका डायरेक्शन देखो किस तरफ है, वाई की तरफ है। इसका डायरेक्शन किस तरफ है, वाई की तरफ है। तो इसको मैंने अगर नाम दे दिया ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगा, वाई के डायरेक्शन में है। ए बी हमारा क्या हो गया, अगर ए बी की जगह मैं आपको कंफ्यूज ना हो तो लिख देता हूँ ए। देखो ए बी ए है, बी सी क्या है ए, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, वाई के, इसका डायरेक्शन हो गया। इस डायरेक्शन में ना जो हमारा एरिया वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन पे है ना, वाई के डायरेक्शन पे है, ठीक है। बट निकल कैसा रहा है, परपेंडिकुलर, बट निकल कैसे रहा है, वाई के डायरेक्शन पे निकल रहा है ना, ठीक है। तो एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, हमारा जो एक्सिस में निकलेगा उस एक्सिस का हम लोग डायरेक्शन लगा देंगे। अगर इसी को मैंने नीचे कर दिया तो एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, बोलो। अगर इसी को मैंने नीचे दिया, ये देखो ऊपर की तरफ है, इसी को मैंने उल्टा किया तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई डायरेक्शन में हो जाएगा। समझ में आ रहा है, देखो ये चीज है ऊपर की तरफ है, इसी को मैंने उल्टा किया तो क्या हो जाएगा, नीचे वाई हो जाएगा। मतलब एरिया वेक्टर जो है या तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे बाहर निकलेगा या तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे बाहर निकलेगा। तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, एक बार माइनस हो सकता है, एक बार प्लस हो सकता है। समझ में आया। तो अभी देखो मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया, एक्स वाई पे एक प्लेन है, ठीक है। अब इस पे एरिया वेक्टर बच्चों कैसे होगा, अभी देखो इस पे एरिया वेक्टर हमें क्या बना, एरिया वेक्टर जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर हमेशा कैसा होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो एरिया वेक्टर क्या होगा, एक तो मिटा दे, ठीक है। एरिया वेक्टर क्या हो सकता है बच्चों, एक तो इस डायरेक्शन में जा सकता है या इस डायरेक्शन में जा सकता है। समझ में आ रहा है, कहने का मतलब क्या हो गया, एरिया वेक्टर देखो एक तो या बाहर आ सकता है, एरिया वेक्टर क्या हो सकता है, अंदर आ सकता है, बट कैसा होना चाहिए, वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इस तरह के स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, 2D। क्या बोलते हैं, 2D। तो 2D में हमेशा क्या बच्चों कंडीशन होता है, एरिया वेक्टर हम लोग दोनों तरफ ले सकते हैं, मतलब बाहर अंदर भी ले सकते हैं और बाहर भी ले सकते हैं। 2D में क्या कंडीशन होता है बच्चों, जो एरिया वेक्टर होता है हम लोग हमेशा अंदर की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन पे ले सकते हैं। समझ में आया इतना, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग 3D की। तो 3D मतलब कैसा हो गया बच्चों, ये लोग डायग्राम देखते हैं, ठीक है। ये हमने सिलेंडर बना दिया, ये सिलेंडर हो गया, ठीक है। डायग्राम अच्छा नहीं बट समझो सिर्फ, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें देखते हैं बच्चे, अगर हम लोग सिलेंडर में देखते हैं, देखो तो इसमें कितना सरफेस है, 3 सरफेस है, एक ये सरफेस और एक हमारा कर्व वाला सरफेस। ये सब मार्कर ले लो, ठीक है। मार्कर लेते हैं, हमारा सिलेंडर हो गया। तो देखो एक ऊपर का सरफेस, एक नीचे का सरफेस और एक ए वाला कर्व सरफेस हमारा। तो टोटल इतने कितने सरफेस हो गए, 3 सरफेस हो गए, ठीक है। तो 3D सरफेस में मतलब इसको हम लोग 2D बोलते हैं और इसको हम लोग 3D सरफेस बोलते हैं, ठीक है। तो 2D सरफेस में जो होता है बच्चों, एरिया वेक्टर हम किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ ले सकते हैं। सिर्फ वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। बहुत लोग उसको नॉर्मल भी बोलते हैं। तो नॉर्मल मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर ही हुआ, ठीक है। तो हम लोग 2D में किधर भी ले सकते हैं, या अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, बट हमेशा कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे 3D सरफेस की। तो 3D सरफेस में क्या होता है बच्चों, जो भी हमारा एरिया वेक्टर होता है वो बाहर की तरफ होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जो भी हमारा एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे देखो कितने सरफेस है, टोटल 3। तो एरिया वेक्टर क्या होगा, इधर है। तो एरिया वेक्टर अभी मैंने क्या बोला, 3D सरफेस में एरिया वेक्टर हम लोग क्या लेते हैं, हमेशा बाहर की तरफ परपेंडिकुलर रहते हैं। किससे, सरफेस से। सरफेस से हम लोग बाहर की तरफ लेंगे, वो भी कैसा, परपेंडिकुलर। तो ये सरफेस से ऐसा जाएगा एरिया वेक्टर, ये दूसरा सरफेस से ऐसा जाएगा परपेंडिकुलर, और कर्व सरफेस हो गया, कर्व सरफेस से ऐसा जाएगा परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है, ये कर्व हो गया ना। देखो ये हमारा सेट ऐसा हो गया है, देखो कर्व। तो कर्व पे ऐसा ऐसा मार्कर ले लो, मार्कर देखो इस पूरा कर्व सरफेस हो गया। तो कर्व सरफेस पे परपेंडिकुलर कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है। समझ में आ रहा है। और प्लेन से क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो इस तरह से समझ जाओ कि जो हमारा 3D सरफेस होता है, 3D सरफेस में हमारा जो भी एरिया वेक्टर बनता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर बनता है, वो भी आउटवर्ड नॉर्मल, वो भी आउटवर्ड नॉर्मल बाहर की तरफ बनता है, अंदर की तरफ बनता नहीं है।
और 2D में क्या होता है, किधर भी बनता है। 2D में एरिया वेक्टर हमारा अंदर भी बनता है, बाहर भी बनता है, और 3D में हमारा, तो नोट डाउन कर लो, फॉर 2D we take area vector in both direction। ठीक है बच्चों, 2D में हम लोग एरिया वेक्टर बोथ डायरेक्शन में ले सकते हैं। फॉर 3D we take area vector in outward normal direction। तो we take area vector in both direction और 43 we take area vector in outward normal direction। ठीक है, तो इन एक चीज ऐड कर लो, इन प्लेन सरफेस। ठीक है, इन प्लेन सरफेस। ठीक है, मतलब जो भी हमारा एरिया वेक्टर होगा प्लेन सरफेस का क्या होगा, 2D में किसी भी डायरेक्शन में हम लोग से ले सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। और फॉर 3D में हम लोग क्या लेंगे हम लोग बच्चों, एरिया वेक्टर फॉर आउटवर्ड डायरेक्शन टू प्लेन सरफेस, मतलब आउटवर्ड बाहर की तरफ, अंदर की तरफ हम एरिया वेक्टर लेंगे नहीं। ये आपको याद रखना है। 2D में हम लोग किधर भी ले सकते हैं एरिया वेक्टर, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ। और हम 3D में क्या लेंगे सिर्फ बच्चों, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ कैसा बनना चाहिए, परपेंडिकुलर। कैसा बनना चाहिए, नॉर्मल। देखो नॉर्मल मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर। नॉर्मल मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमारा बनना चाहिए। 2D के लिए हमें किधर भी ले सकते परपेंडिकुलर, और 3D के लिए हमें सिर्फ क्या लेना पड़ेगा, एरिया से हमेशा बाहर के डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। इतना समझ में आया। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया एरिया वेक्टर के बारे में। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, फ्लक्स। क्या होता है, फ्लक्स। तो अभी सबसे पहले फील्ड को समझो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्या होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लो फटाफट। ठीक है, नोट करके लिख लो, नहीं तो बहुत बच्चे बोलेंगे सर आपने बताया नहीं हमें। नोट करके लिख लो, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस। ठीक है, नोट करके लिख लो, नहीं तो बोलेंगे, बहुत बच्चे बोलेंगे सर हमें समझ में आया नहीं, हमें बताया नहीं। ठीक है, तो किसी भी हमें 2D में क्या, 2D सिर्फ हमें क्या याद रखनी है बच्चों, देखो 2D में क्या होता है, जो भी हमारा एरिया वेक्टर होगा वो हम किधर भी ले सकते हैं। बट 3D में हमें क्या देखना है, जो भी हमारा एरिया वेक्टर रहेगा वो क्या रहेगा, आउटवर्ड में लेना है, हमें बाहर की तरफ लेना है, हमें अंदर की तरफ लेना नहीं है। 2D में हम किधर भी ले सकते हैं, 3D में हम लोग बाहर लेंगे। बाहर कैसा हो भी, परपेंडिकुलर। बाहर कैसा हो भी, परपेंडिकुलर। ठीक है, सिमिलरली 2D में भी हम लोग एरिया वेक्टर बोथ द डायरेक्शन लेंगे, बट कैसा, परपेंडिकुलर। समझ में आया। ठीक है, मिटा दे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग बच्चे सर्कल बना के फाई खींच देंगे, फाई से डोनेटेड करते हैं। ठीक है, फाई ई सिंबल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल क्या होता है बच्चे, फाई ई। इसको फाई भी पढ़ते, फाई ई। ठीक है, तो फाई ई बच्चे अभी देखो हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये मैंने एक एरिया ले लिया,
ये देखो एरिया ले लिया हमने, प्लेन सेट ले लिया, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है बच्चों, ठीक है, दो लाइन पास हो रहा है, ऐसा भी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ऐसा भी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ये हमारा हो गया, ठीक है। ये हमने एक प्लेन ले लिया। उसके बाद यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे डायग्राम पहले सबसे पहले बनाओ, ठीक है। उसके बाद मैंने ठीक है, ये हमारा एरिया। फिर को समझो, सबसे पहले मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। ये हमारा प्लेन सेट हो गया और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, पास हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो, वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो इस प्लेन में अगर हम लोग देख रहे हैं, देखो पहले वाले फिगर में हम क्या देख रहे हैं, दो ही लाइन जो है क्या हो रहा है, प्लेन में दो ही लाइन जो हो रहा है प्लेन से जा रहा है, ठीक है। इस फिगर में हम लोग क्या देख रहे हैं, चार लाइन क्या हो रहा है, मतलब पास हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, देखो ये हमने एक बड़ा बना लिया, बड़ा एरिया। अब हम क्या देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम के सबसे पहले आपको मैं डेफिनेशन लिखा देता हूँ, ठीक है। डेफिनेशन देखो, सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ठीक है। फटाफट डायग्राम बनाओ, सबसे पहले डायग्राम बनाओ। लिखाओ, लिखो लिखो, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग क्या लिखा मैंने बच्चों, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन सर्फेस। परपेंडिकुलर को हम लोग ऐसा भी लिखते सिंबल से, ठीक है, याद रखना है आपको। अगर मैंने कहीं ऐसा बनाया, इसका मतलब आपको याद रखना है कि क्या क्या इंडिकेट करता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू द प्लेन सर्फेस। तो यहाँ पे देखो अभी बच्चों, ये हमारा एरिया हो गया, ठीक है। इस एरिया से कितना फील्ड, इस एरिया से, तो सबसे पहले फील्ड को समझो, ठीक है। इस एरिया से बहुत सारे फील्ड लाइन पास हो रहे हैं, बट हमें वही फील्ड लाइन लेना है जो इसके साथ क्या बना है, एरिया के साथ परपेंडिकुलर बना है। इस एरिया के साथ क्या बना है, परपेंडिकुलर। तो इस एरिया में अगर हम लोग बात करेंगे फ्लक्स की, तो फ्लक्स कितना इसमें देखो, दो, क्योंकि दो ही लाइन क्या हो रहा है, इस एरिया से पास हो रहा है, ठीक है। दूसरे फिगर में देखो 1 2 3 4, यहाँ पे कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, 4 पास हो रहा है। अब थोड़ा समझो, यहाँ पे अगर हमने डेंसिटी बढ़ा दी, अगर हमने फील्ड का डेंसिटी बढ़ा दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ लाइन ज्यादा पास होंगे। अगर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी अगर हमने बढ़ा दिया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्या होंगी, ज्यादा पास होंगी। समझ में आया, नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्या होंगी, यहाँ पे ज्यादा पास होंगी। यहाँ पे देखो दो था, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हुआ, डेंसिटी उसका क्या किया, बढ़ा दिया, डेंसिटी बढ़ा दिया। तो ये देखो, ये जो ऊपर जा रही थी वो दो अंदर से जाने लगी। समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखो चार जा रहा है ना, 1 2 3 4, मतलब दो तो अंदर से जा रहा है और दो बाहर से जा रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फील्ड लाइन को, डेंसिटी को बढ़ा दिया। जब मैं डेंसिटी को बढ़ा दूंगा, तो यहाँ पे देखो चार लाइन पास हो गई, मतलब ये जो बाहर से जा रही थी वो अंदर से जाने लगी, जो बाहर जा रही थी इसको अंदर से जाने लगी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब हम लोग, सॉरी,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद देखो हमने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बढ़ा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बढ़ा दिया तो फ्लक्स भी क्या हुआ, ज्यादा हो गया ना। यहाँ पे देखो 2 लाइन पास हो रही थी, यहाँ पे देखो 4 पास हो रहा था। सिर्फ हमें बट याद रखना है, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स में वही लाइन लेना है जो एरिया के साथ कैसा बॉन्डिंग के एरिया के साथ कैसा बनाए, परपेंडिकुलर। जो जो फील्ड लाइन एरिया के साथ परपेंडिकुलर बनाएगा उसी को ही हम लोग फ्लक्स में काउंट करेंगे। बाकी अदर पैरेलल बनाए कुछ भी बनाए उसको हमें लेना देना नहीं है। फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। ठीक है, तो प्लेन सरफेस के साथ जो भी फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पास होगा वही हमारा क्या होगा, फ्लक्स होगा। तो फर्स्ट वाले केस में देखो 2 ही पास हो रहा था, फ्लक्स हमने लिखा 2। दूसरे वाले केस में क्या हो गया 4। यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया था बच्चों, डेंसिटी बढ़ा दिया था। क्या बढ़ा दिया था, डेंसिटी। ठीक है, अब थर्ड वाले केस में देखो बच्चों, यहाँ पे देखो कितना पास हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा, 7। दूसरे और तीसरे डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, देखो दूसरे में देखो 1 और 3, ये क्या हो रहा है, देखो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चली गई। यहाँ पे एरिया क्या था, छोटा। यहाँ पे एरिया कंपेयर टू फर्स्ट वाले के सेकंड वाले में एरिया बड़ा था। ठीक है, बट थर्ड वाले के कंपेयर में सेकंड वाला एरिया देखो छोटा है। तो मैंने क्या किया, फिर एरिया थोड़ा बढ़ा दिया, एरिया मैंने क्या किया, बढ़ा दिया। अब देखो जब मैंने एरिया बढ़ा दिया, जो ए फील्ड लाइन तो बाहर थी, देखो ए जो ए वाली फील्ड लाइन बाहर थी वो भी इसके अंदर से चली गई, वो भी इसके अंदर से चली गई। मतलब क्या हुआ बच्चे, जो फ्लक्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर भी। तो नोट डाउन करो, फ्लक्स इज आल्सो डिपेंड अपॉन एरिया। ठीक है, मतलब फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, ए के ऊपर भी, और किसके ऊपर डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर भी। समझ में आया, फील आ रहा है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा ऐसे भी पास होता है। ठीक है, यहाँ पे नोट डाउन करो, ये मैंने कोई एरिया ले लिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे भी पास होती है, ऐसा भी पास होती है। ठीक है, कैसे भी पास होते हैं। तो हमें कैसा वाला इलेक्ट्रिक, कैसा वाला हमें फ्लक्स लेना है, जो एरिया के साथ परपेंडिकुलर हो, जो एरिया के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या हुआ, जो ए लाइन है ऊपर वाली इस सरफेस को टच करके जा रहा है, जो ऊपर वाला लाइन है वो सरफेस को टच करके जा रहा है। मतलब कैसा हो गया बच्चों, देखो ये मैंने ले लिया, कोई सपोज कोई ऑब्जेक्ट हो गया। अभी यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन जब जाएगा, ठीक है, यहाँ से मतलब इलेक्ट्रिक लाइन इसको क्या होगा, छेद, मतलब इसको कैसा होगा, इसके अंदर से होके जाएगा। ठीक है, और ऐसा वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा मतलब इसके सरफेस पर टच होके जाएगा। समझ में आ रहा है, ये हमारा क्या हो गया, प्लेन सरफेस, इसको अज्यूम करो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, तो ए वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, ए वाला इसके सरफेस से जाएगा, ऊपर वाला जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो भी इसके सरफेस से टच होकर जाएगा। बट जो इलेक्ट्रिक लाइन यहाँ से होकर जाएगा सेंटर से, मतलब इसको छेद करके जाएगा, होल करके जाएगा। ठीक है, मतलब इसको पार करके जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार करके जाता है उसी को हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको पास करके, इसको पार करके जाएगा, वो कैसा एंगल बनाएगा, परपेंडिकुलर। वो कैसा एंगल बनाएगा, परपेंडिकुलर। और बाकी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो तो सरफेस पर टच करके जा रही है ना, तो उसको हम लोग नहीं लेंगे। हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कौन सा कंपोनेंट लेंगे, जो कंपोनेंट जो क्या करे, सरफेस को पार करके जाए। क्या करके जाए, पार करके। ठीक है, तो इसमें देखो 2 ही पार करके जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है। इसमें देखो 4 पार करके जा रहा है। ठीक है, बाकी का 2 सरफेस के ऊपर से। इसमें देखो सब। तो फर्स्ट वाले केस में हमने क्या लिया, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा कम था, यहाँ पे हमने थोड़ा बढ़ा दिया, तो जो और 2 बाहर जा रहा था वो क्या हो गया, अंदर चला गया। फिर हमने क्या किया, एरिया बढ़ाया। तो हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया बढ़ाने की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो रहा है, और बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटली किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है बच्चों, phi is equals to a into a। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या, देखो हमें क्या दिख रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे हमें क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों, देखो। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू ए cos थीटा। लिख सकते हैं क्या, बोलो। तो यहाँ पे अभी देखो एक चीज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है हमारा वो वेक्टर स्केलर क्वांटिटी होता है।
इसका कोई डायमेंशन, इसका कोई डायरेक्शन होता नहीं है, इसका कोई डायरेक्शन होता नहीं है, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कोई डायरेक्शन होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, वेयर थीटा इज अ एंगल बिटवीन E into A, ठीक है, समझ में आए। तो बहुत सारे टेक्स्ट बुक में देखो A इंटू ए, इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट का बच्चों रेशियो क्या आता है, वैल्यू क्या होता है, देखो फाई इज इक्वल टू A cos थीटा, ठीक है। तो A मतलब डॉट प्रोडक्ट भी हम लोग ले सकते हैं या नॉर्मल नहीं लेंगे चलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो ए डॉट प्रोडक्ट हुआ तो डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होता है, A cos थीटा। तो cos थीटा क्या बच्चे, जो थीटा होता है एंगल किसके बीच का होता है, ए और ए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा, ठीक है। आगे समझेंगे, अभी इतना पहले समझो, समझ में आया इतना, ठीक है। समझे, मिटा दें, ठीक है। अभी एक चीज और बताता हूँ आपको, देखो अगर पहले इसको मिटा देता हूँ तब आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, हमने क्या देखा बच्चों, जो हमारा फ्लक्स होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, ए cos थीटा, ठीक है। अभी देखो ये हमने ले लिया, ये हम लोग प्लेन शीट ले लेते कोई, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, ठीक है। हमारे मैंने आपको दो ही बनाया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे पास हो रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे फ्लक्स कितना बन रहा है, ठीक है। तो सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी हमारा इसी तरफ है, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये हमारा क्या है, फील्ड लाइन यहाँ पे पास हो रहा है। अब देखो बच्चों, ये हमारा कैसा सरफेस है, 2D सरफेस है। तो 2D सरफेस में हमारा एरिया वेक्टर कैसे बनेगा बच्चों, परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, मतलब क्या होगा, एक तो या ऐसा बाहर आएगा, एक तो या ऐसा बाहर जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। हमने क्या बोला, हमारा 2D ऑब्जेक्ट है, 2D में सब 2D ऑब्जेक्ट में हम कहाँ बच्चे लेते हैं, हमारा किधर भी ले सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। बट क्लोज सरफेस में हमें क्या लेना है, सिर्फ आउटवर्ड नॉर्मल। कैसा आउटवर्ड नॉर्मल, सरफेस के नॉर्मल लेना है, मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, इसी डायरेक्शन में है, हमारा एरिया वेक्टर भी क्या हो रहा है, देखो इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो एंगल क्या बनेगा बच्चों, देखो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में, ठीक है। हमारा एरिया वेक्टर जो है उसके इस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर टू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, cos 90 हमारा 0, समझ में आ रहा है। इसका मतलब cos 90 हमारा क्या होगा, 0। तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, ये टर्म मेरा पूरा क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। उसके बाद अगर हमने बच्चों यार ध्यान रखो, ठीक है, दूसरा कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस लाइन में जा रहा है, हमारा फ्लक्स किधर बनेगा बच्चों, इस डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते, ये हमारा, ये हमने प्लेन सरफेस ले लिया, हमने सिलेंडर ले लिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया। अब बोलो, ये हमारा 3 सरफेस यहाँ पे, ए सरफेस, ये सरफेस, ये हमारा कर्व वाला सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, एरिया वेक्टर किधर बनेगा, आउटवर्ड नॉर्मल। मैंने आपको बताया था 3D के लिए हमें क्या लेना है, आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन सरफेस, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो बच्चों, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो हमारा फ्लक्स कहाँ पे लेना है बच्चों, हमें याद रखना है हमेशा,
जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेना है वो हमेशा हमें एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में लेना है। जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेना है वो हमेशा एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में लेना है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 3D के लिए अगर हम लोग ऐसा लेंगे तो राइट रहेगा, 3D के लिए हम लोग ऐसा एप्लीकेबल लेंगे राइट रहेगा, और 2D के लिए हम लोग किधर भी ले सकते हैं, बट हमें ऐसा लेना है कि हमेशा एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में लेना है। हमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमेशा एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एरिया वेक्टर 3 बन रहा है, एक ही सरफेस के लिए, एक ही सरफेस के लिए, एक अंदर भी बन रहा है, बट अंदर का लेना नहीं है, 3D में हमेशा आउटर का लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे देखो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फ्लक्स भी इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना बनेगा देखो, कोस क्या बनेगा 180। इस तरफ देखो, इस तरफ देखेंगे तो क्या बनेगा कोस 180 ना, समझ में आ रहा है। 180 बनेगा नहीं, 180 नहीं बनेगा, ठीक है। क्या आप लोग भी 0 बनेगा ना। देखो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रहा है इस डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है। तो एंगल क्या बनेगा 0। इस पोजीशन पे देखो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो ऐसा हो गया मतलब 180। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा एंगल कैसा बन रहा है इसके साथ 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, थर्ड फेज पे यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट फेज पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सेकंड फ्लक्स पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। एंगल मैं सिर्फ बता रहा हूँ, थर्ड फेज पे क्या होगा cos 90, तो क्या होगा 0। समझ में आ रहा है, इतना समझे, ठीक है। तो इसी को थोड़ा हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। सपोज आपको ठीक है, आपको फर्स्ट फेज पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ई ए cos थीटा। दूसरे फेज का फॉर्मूला क्या होता है, ई ए cos थीटा। तीसरे फेज का फॉर्मूला क्या होता है, ई ए cos थीटा, ठीक है। अब ध्यान दो, ठीक है। फर्स्ट वाला फेज देखते हैं, इसमें मैंने बताया एंगल कितना बनेगा, तो ई ए cos 180, तो क्या होता है -1 ना, तो क्या आएगा -EA, ठीक है। सेकेंड फेज में देखो क्या बनेगा एंगल 0, तो EA cos 0, cos 0 कितना होगा EA, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या होगा बच्चे देखो, EA cos क्या बन रहा है 90, cos 90 कितना होता है बच्चों, cos 90 0, तो क्या बनेगा पूरा टर्म 0। समझ में आया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का समझ में आया कैसे निकालेंगे। ठीक है, नोट डाउन करो इतना। बता दें, ठीक है। तो यहीं पे थोड़ा आपको देखो बच्चों चेंज, यहाँ पे थोड़ा चेंज करके दे दिया रहेगा, ठीक है। कभी कभार आपको एरिया का वैल्यू दे दिया रहेगा, कभी कभार आपको क्या दिया रहेगा, इसी को थोड़ा अभी यहाँ पे देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा कांस्टेंट है, एरिया हमारा क्या होगा चेंज। कभी आपको यहाँ पे देखो एरिया क्या दिया हुआ है सिलेंडर, यहाँ पे हम सिलेंडर का वैल्यू डाल सकते हैं। अगर आपको एरिया स्क्वायर दिया तो आपको स्क्वायर दे दिया रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर दिया रहेगा तो एरिया आप स्क्वायर ले सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या दिया रहेगा, एरिया चेंज कर दिया रहेगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पे हमने देखो ए लिया है, तो कभी कभी आपको एरिया ना देके आपको स्मॉल ए दिया रहेगा, स्मॉल एक्स दे दिया रहेगा, मतलब कुछ भी दे दिया रहेगा, तो आपको उसका क्या निकालना रहेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना रहेगा। तो सेम है, ए के प्लेस पे आपको अगर आपको स्पेयर दिया है तो ए के प्लेट पे आप लोग क्या कर सकते हैं, स्पेयर पुट कर सकते हो।
समझ में आ रहा है? नहीं समझे? आगे आगे करते हैं, ठीक है, मिटा दे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक सरफेस ले लिया है सर, सिलेंडर ले लिया, ठीक है, सिलेंडर लिया। अभी हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, किसी सिर्फ हमें इस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है? इस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। बाकी दूसरे एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकालना है, सिर्फ इस सरफेस का हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो अभी हमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या बच्चों? ये, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अभी हमें मालूम है एरिया वेक्टर इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। तो एंगल कैसा बनेगा बच्चों, बोलो, एंगल कैसे बनेगा? ये cos 180, ठीक है, तो cos 180 क्या होता है? ये cos 180 -1 होता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस ये, ठीक है। बट अभी हमें इस एरिया का सिर्फ पूछा हुआ है। अगर हमें एरिया का वैल्यू सपोज दे दिए, सिंस अगर हमें एरिया का वैल्यू दिया रहेगा, मिटा देते हैं, एरिया का वैल्यू हमें अगर दे दिया है पाई आर स्क्वायर, तो एरिया के वैल्यू भी हम एरिया के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, ई पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ठीक है, थोड़ा थोड़ा जल्दी हो जा रहा है, बराबर है, ठीक है। तो हमें एरिया के प्लेस पे कुछ भी वैल्यू दे सकता है, तो हमें क्या निकालना रहेगा, उसका वैल्यू पुट कर देंगे। अभी यहाँ पे देखो ये किस तरह दिख रहा है, सर्कल है ना, सिर्फ इतने एरिया की बात कर रहे हैं, ए एरिया की बात, तो एरिया किसकी तरह दिख रहा है, सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर हमें इसकी जगह स्फीयर कुछ बना के दे दिया तो स्फीयर का वैल्यू पुट कर देंगे। अगर हमें सिलेंडर दे दिया तो सिलेंडर का वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। बाकी एंगल का वैल्यू निकालने में हम स्मार्ट ही हैं, cos 180 cos 90 जो भी रहेगा तो हम लोग स्मार्ट है, आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा इजीली निकाल सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, एक प्रॉब्लम करते हैं अभी, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आपके लिए मैं प्रॉब्लम लेके आया हूं एक सर्कल। ठीक है, सर्कल में ऐसा हमारा एक आर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है। ठीक है, सर्कल अच्छा नहीं है बट सिर्फ समझो, डायग्राम अच्छा नहीं है मेरा। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो गया। ठीक है, और इसके बीच का एंगल हमें दिया है 30। ठीक है, दिख रहा है, ये 30 लिखा है मैंने, इसके बीच का एंगल हमें 30 दिया हुआ है। अभी हमें क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस एरिया पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, इस एरिया पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, वो हमें निकालना है। ठीक है, अब बताओ कैसे करेंगे, 1 मिनट का टाइम आपको देता हूं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ठीक है, बताओ। 1 मिनट खत्म हो गया, अब मैं बताता हूं। ठीक है, अभी देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा हमारा गुजर रहा है, ऐसा पास हो रहा है, और एरिया वेक्टर हमारा ऐसा पास हो रहा है। तो कौन सा कंपोनेंट रहेगा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगा, मतलब ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगा, एरिया वेक्टर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगा, वो बताओ। ठीक है, ये जो हमारा ए वाला कंपोनेंट है, ए वाला हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगा, कि ये जो एरिया वेक्टर वाला कंपोनेंट है ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगा, वो बताओ बच्चों। क्या बताया था मैंने फ्लक्स वाला डेफिनेशन? फ्लक्स का डेफिनेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू द प्लेन सरफेस। तो यहाँ पे देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लाइन है इसको पास करके जा रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, फील्ड समझो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसको सरफेस पे टच होके जा रहा है, और जो एरिया वेक्टर है ये इसको क्या कर रहा है, पार करके जा रहा है। पार करके मतलब इसके अंदर से होके जा रहा है, छेद करके जा रहा है। ये जो लाइन है
इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो लाइन है वो सिर्फ सरफेस को टच करके जा रहा है, और ये जो लाइन है वो क्या कर रहा है, सरफेस को छेद करके जा रहा है। मतलब क्या होगा, ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या बनाएगा, फ्लक्स बनाएगा। ये क्या बनाएगा, फ्लक्स बनाएगा। तो इसका वैल्यू बच्चों कितना होगा, 60। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या बच्चों, ई ए cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे cos थीटा कितना है, ई ए cos 60। तो ई की जगह हम लोग लिख सकते हैं, देखो सर्कल है, सर्कल का क्या होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर cos 60 कितना होता है, 1/2। समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, ए वाला जो कंपोनेंट है, ए वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सा कंपोनेंट बनाएगा, जो अलोंग हो, जो क्या हो, परपेंडिकुलर हो। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस सरफेस पे, ये सरफेस हमने ले लिया। ठीक है, ये सरफेस पे बहुत सारी लाइन पास होकर जा रही है, बहुत सारी फील्ड लाइन पास होकर जा रही है। ठीक है, बट ये जो है ऊपर से पास होकर जा रही है, और ये जो लाइन है सरफेस को पार करके जा रही है। समझ में आ रहा है, ये जो लाइन है सरफेस को टच करके जा रही है, ऊपर से जा रही है, और ये जो लाइन है सरफेस को पार करके जा रहा है, मतलब छेद करके जा रहा है। तो ए वाला कंपोनेंट क्या बनाएगा, फ्लक्स बनाएगा। ए वाला कंपोनेंट फ्लक्स बनाएगा नहीं। समझ में आ रहा है, जो कंपोनेंट किसी भी सरफेस को छेद करके जाए, पार करके, उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। पास होके नहीं, उसको पास होके नहीं, पार। समझ में आ रहा है, पार होना मतलब आर पार, या हम लोग बोलते हैं छेद करके जाए। तो जो कंपोनेंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस को पार करके जाए, तो वही क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ में आया, बता दें। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानने के पहले सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, एरिया वेक्टर। तो हमें मालूम चल गया एरिया वेक्टर कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो किसके ऊपर डिपेंड होता है, ए और ए के ऊपर। ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ए मतलब एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटली डिपेंड अपॉन द ए एंड ए। उसके बाद हमने क्या देखा, डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या होता है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। मतलब हमें वही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का वही हमें कंपोनेंट लेना है जो प्लेन सरफेस को परपेंडिकुलर होकर जाती हो, जो प्लेन सरफेस को परपेंडिकुलर होकर जाती हुआ हमें वही लेना है। ठीक है, तो हमने देखा 2D में हम लोग एरिया वेक्टर कैसे लेते हैं बच्चों, कोई भी सरफेस पे ले सकते हैं, बट वो कैसा होना चाहिए, प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब वो या बाहर निकलता हो जेड में, या हमें ऐसा अंदर जाता हो लेना है। बट 3D में हमें क्या देखना है बच्चों, जो भी हमारा एरिया वेक्टर रहेगा वो हमेशा वो बाहर की तरफ, मतलब आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ हमें लेना है। समझ में आया बच्चों। तो एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें वहीं लेना है, एक ही डायरेक्शन में लेना है, रेडियली आउटवर्ड। मतलब यहाँ पे देखो, ये हमने ले लिया सर स्फीयर। स्फीयर में क्या हो गया, ये हमारा सेंटर। तो अभी हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा इधर हो गया। ठीक है, तो एरिया वेक्टर भी क्या होगा बच्चे, इसी डायरेक्शन में होगा। समझ में आ रहा है, एरिया वेक्टर भी क्या होगा हमारा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर हम लोग रेडियली आउटवर्ड लेते हैं 3D में। 3D में 2D में हम लोग किधर भी ले सकते हैं, 2D में हम लोग किधर भी ले सकते हैं, बट 3D में हम लोग क्या लेंगे, हमेशा रेडियली आउटवर्ड लेंगे। समझ में आ रहा है। अभी स्फीयर की बात करेंगे। ठीक है, स्फीयर में बच्चों देखो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बनेगा, किधर भी बन सकता है। ठीक है, बट हमें याद रखना है जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा वो हमेशा 3D में सेंटर से बनेगा। तो ऐसा भी जा सकता है, 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 ऐसा भी जा सकता है। तो हमारा जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा बच्चों वो क्या होगा, सेंटर से ही जाएगा। समझ में आए, सेंटर से मतलब जो भी लाइन पास होगा वही हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इसी को हम लोग फ्लक्स में हमारा कुछ भी जो हमारा
स्पेयर में जो भी होगा हमारा फ्लक्स वो हमेशा सेंटर से होके जाएगा, बाकी अदर प्लेस से जाएगा तो उसको हम लोग लेंगे नहीं। समझ में आया इतना? तो बच्चों फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? N/m/c, ठीक है, न्यूटन अपॉन कूलम इनटू मीटर का स्क्वायर। आपको मालूम रहेगा फ्लक्स क्या होता है, E/A, ठीक है। ये क्या होता है, E का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे लिखते हैं, N/c। एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर अपॉन कूलम, ठीक है। अब बच्चों इसका डायरेक्शन क्या होगा? क्या बोल रहे हो सर, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन होता नहीं है। हाँ, तो फ्लक्स जो होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका डायरेक्शन कुछ होता नहीं है। बट एरिया वेक्टर हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उसका डायरेक्शन हमने बताया कि y डायरेक्शन में रहेगा, z डायरेक्शन में रहेगा, वो हमें निकालना है। बट फ्लक्स जो होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका कोई डायरेक्शन होता नहीं है। समझ में आया? ठीक है, बोलो। ठीक है, तो सवाल करते तो समझ में आएगा, सवाल करते। प्रॉब्लम करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो हम लोग क्या ले रहे हैं, 3D ले रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। डायग्राम अच्छा नहीं है बट थोड़ा ठीक है, डायग्राम अच्छा नहीं है, थोड़ा याद रखना है। गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये देखो हमने क्या बनाया है, ये हमारा क्यूब हो गया, ठीक है। अभी हमें मालूम है ये हमारा क्यूब कैसा सरफेस होता है बच्चों, 3D। क्यूब हमारा कैसा होता है, 3D सरफेस होता है। तो यहाँ पे देखो क्यूब में हमें मालूम है 6 सरफेस होता है। क्यूब में हमें मालूम है कितने सरफेस होते हैं, 6, ठीक है। तो 6 सरफेस के अलावा उसके अंदर भी होते हैं। देखो अगर मैंने बात किया ए सरफेस की, फर्स्ट वन सरफेस की, तो फर्स्ट वन सरफेस का जो होता है बाहर भी होता है अंदर भी होता है। फिर हम लोग ए सरफेस के लेंगे, ए सरफेस के बाहर भी होता है, ए सरफेस के क्या होता है, अंदर भी होता है। उसके बाद हम लोग ये वाला सरफेस लेंगे, इसके अंदर भी होता है, इसके क्या होगा, बाहर भी होगा। ये पीछे वाला लेंगे तो इसके भी क्या होगा, एक अंदर एक बाहर। सिर्फ नीचे वाला लेंगे, एक ऊपर एक नीचे। समझ में आ रहा है? तो टोटल इसमें 12 फेस हुआ, बट हम लोग लेते 6 ही। अभी हमें बच्चे मालूम है, इसको प्लेन में ले लेते, ठीक है। एक्स वाई जेड, डायग्राम अच्छा नहीं है बट आप समझो जरा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करना होता है। अभी अगर हम लोग बात करेंगे फर्स्ट फेस की, अगर हम लोग बात करेंगे फर्स्ट सरफेस की, तो यहाँ पे बच्चे देखो एरिया वेक्टर कैसे होगा। क्या सर एरिया वेक्टर लगाए हो, मजा नहीं आ रहा है। फिर समझो, फिर पहले फर्स्ट सरफेस में देखो 2 सरफेस है, एक बाहर एक अंदर। तो मैंने आपको बताया था 3D सरफेस में एरिया वेक्टर किधर लेते हैं, आउटवर्ड नॉर्मल। तो मतलब इसमें क्या होगा बच्चों, एरिया वेक्टर इधर बनेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग ए फेस का लेते हैं, इसमें एरिया वेक्टर क्या होगा, इधर बनेगा। ए फेस में लेते तो एरिया वेक्टर इधर बनेगा। ए फेस में ले रहे तो एरिया वेक्टर इधर बनेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। समझ में आ रहा है? तो देखो इस फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा है, ठीक है। इस 3D सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है। फीलिंग समझो, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो एंगल क्या बनेगा, नहीं समझे? ये देखो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया, 180। समझ में आ रहा है? 180 हो गया। उसके बाद देखो अगर एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे थीटा क्या है, 180। समझ में आ रहा है?
इतना समझो। देखो फर्स्ट वाले फेस में हमने क्या देखा, ए वाला फेस देखो, ए वाले फेस में क्या है, एरिया वेक्टर इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है। तो एंगल क्या हो रहा है 180। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं दूसरे फेस में, ठीक है, ए वाले फेस में, ये दूसरा फेस ले लो, इसको दूसरा फेस हमने ले लिया। दूसरा फेस में देखो एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो कोस क्या बनेगा, 0 एंगल बनेगा। उसके बाद अगर हम लोग लेते ऊपर वाला फेस, देखो इसको ले रहे थर्ड फेस, ठीक है, थर्ड फेस ले रहे। अब थर्ड फेस में देखो बच्चों क्या होगा, एरिया वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। तो एरिया वेक्टर देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो एंगल क्या बन रहा है, 90 बन रहा है। समझ में आ रहा है, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ गए इतना, ठीक है। नोट डाउन करो पहले इतना। गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो हमें क्या निकालना है, देखो बच्चों फर्स्ट फेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फर्स्ट फेस पे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फर्स्ट फेस पे क्या होगा, ए cos 180, ठीक है। सेकंड हम लोग सेकंड प्लेस ले लेते हैं, सेकंड पे क्या होगा, ए cos 0। थर्ड फेस पे क्या होगा बच्चों, ए cos 90। समझ में आ रहा है। अब cos 180 का वैल्यू रखो, जो भी रहेगा मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको यहाँ पे अगर एरिया का वैल्यू, जैसे मैंने बोला आपको, मैंने लिया इजी है, यहाँ पे एरिया का वैल्यू अगर आपको ए दे दिया हो, सपोज इसका ए दे दिया है, इसका ए दे दिया है, इसका ए दिया है, तो हम लोग ए के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, ए पुट कर देंगे। समझ में आ रहा है। ए के प्लेस पे अगर आपको वैल्यू दिया रहेगा तो हम लोग वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। समझ में आ रहा है, इतना नहीं तो हम लोग ऐसे इसको रखेंगे। तो देखो फर्स्ट पेज पे हमारा क्या मिल रहा है, वैल्यू मिल रहा है, कुछ ना कुछ वैल्यू। सेकंड पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखो हमें क्या मिलेगा, माइनस ए cos 180 कितना होता है, -1, तो माइनस ए। यहाँ पे कितना मिलेगा, देखो ए, यहाँ पे देखो कितना मिलेगा, 0। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे आगे के फेस पे, देखो ए वाला फेस पे भी हमें 0 मिलेगा। ये देखो ना, ये नॉर्मल है, ये भी हमारा क्या, देखो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जाएगा, मतलब हमारा एंगल क्या बनेगा, 0 बनेगा। उसके बाद हम लोग दूसरे फेस पे जाते हैं, पीछे वाले फेस पे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगा और ऐसा जाएगा, तो यहाँ पे भी एंगल क्या बनेगा, 0 बनेगा। समझ में आ रहा है। इस तरफ जाएंगे, देखो इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर ऐसा बनेगा, ये हमारा ऐसा बनेगा। समझ में आ रहा है। फिर पीछे के फेस पे जाएंगे, देखो ये वाले फेस पे, पीछे वाले फेस पे, तो एरिया वेक्टर ऐसा बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन, मतलब हमें क्या मिलेगा, 180। समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो हमने 3 फेस बनाया, तो हमें क्या मिलेगा, टोटल 6 फेस होते हैं। तो एक फेस का देखो ए वैल्यू अगर हमें क्या मिला, -a मिला, फिर हमें इसके पीछे वाला इस तरफ का वैल्यू हमें क्या मिलेगा बच्चों, -a मिलेगा। मतलब देखो इसके साथ 180 बना रहे, फिर सिमिलर हमें क्या होगा, इसके पीछे जाएंगे ए वाला, तो हमें क्या बनेगा, a मिलेगा। समझ में आ रहा है, समझ में आया कि नहीं। टोटल इसमें 6 फेस हो गए ना, 3 फेस मैंने बनाया है, ठीक है। ये देखो, ये चौथा हो गया, ये बाहर हो गया, ये अंदर हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये बाहर हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसा बनाएगा, ऐसा एक एंगल जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा, देखो ये वाला जो फेस का हमें तो 90 बनेगा, ये वाला फेस का हमें क्या बनेगा, देखो 0। ये अंदर वाले फेस का हमें क्या बनेगा, देखो 180।
समझ में आ रहा है? तो इस तरह हमें मिलेगा। तो 3 का फेस निकाला, बाकी का 3 फेस क्या कर सकते, निकाल सकते हैं। सिर्फ हमें याद रखना है कि एंगल कैसे बनता है। फर्स्ट वाले फेस में देखो एरिया वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो एंगल क्या बन गया 180। और सेकंड वाले फेस में देखो क्या हो रहा है, एरिया वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो थीटा क्या होगा, ऑलमोस्ट जीरो होगा एक ही एंगल पे। थर्ड वाले फेस में देखो इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा है, ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल कितना बन रहा है 90, थीटा क्या होगा 90। समझ में आ रहा है? तो उसके अपोजिट का क्या होंगे, सेम वही कंडीशन हो जाएगा ना। अब थर्ड वाले में क्या बन रहा है 90, तो ए इसके अपोजिट में क्या होगा 90 बनेगा। ए वन वाला देखो क्या हो रहा है 180, तो इसके इस तरफ वाला क्या होगा देखो 180। समझ में आ रहा है? फिर समझ में आ रहा है, ठीक है। हटा दें। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या लेते, स्पेयर लेते। ये हमने स्पेयर ले लिया, इसका सेंटर हमने क्यू ले लिया, ठीक है। ये हमने आर ले लिया, ठीक है। ये इसका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया क्या एरिया वेक्टर, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है, इस चार्ज की वजह से ये हमने स्फीयर लिया, स्फीयर लिया मतलब हमने कौन सा सरफेस लिया 2D की 3D, ठीक है। ये हमने कैसा लिया है 3D सरफेस लिया है, ठीक है। तो 3D में हमें मालूम है बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा बोलो 3D में कहाँ पे लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इधर ही होगा ना। एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर ही होगा। मैंने क्या बताया 3D में हम लोग एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स रेडियली आउटवर्ड लेते हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो तीनों ऑलमोस्ट क्या होता है सेम। तो सिर्फ हमें याद रखना है बेसिक चीज कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर में क्या होना चाहिए, एंगल 0 बनना चाहिए या 90 बनना चाहिए, इतना सिर्फ याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये हमने ले लिया। अभी हमें क्या निकालना है बच्चों, इसको भी आर ले लेते हैं क्योंकि देखो सेंटर से सारे जगह रेडियस क्या रहेगा सेम रहेगा। अभी हमें क्या निकालना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इस पॉइंट पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो ले लिया डी एरिया वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है E इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, अभी अगर हमें ऐसा एग्जांपल दिया है, ऐसा हमें सरफेस दे दिया है और हमें क्यों दे दिया, हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमें चार्ज दिया हुआ है, हमें चार्ज दिया हुआ है बट हमें कुछ नहीं दिया हुआ है, एंगल नहीं दिया हुआ है हमें। अभी इसमें हमें कैसे मालूम चलेगा कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल तो हमें दिया नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर हमें स्फीयर दे दिया, 3D ऑब्जेक्ट दे दिया, हमें पूछा कि ये चार्ज इस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पॉइंट पे कितना जनरेट हो रहा है, तो कैसे निकालेंगे, हमें तो ये फॉर्मूला मालूम है फ्लक्स निकालने का, ये cos थीटा, ठीक है। ये cos थीटा मालूम है। अभी हमें यहाँ पे तो cos थीटा कुछ दिया नहीं है, अब कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमने क्या लिया, इस क्यू से हमने कुछ डिस्टेंस पे क्या ले लिया, हमने इस क्यू पॉइंट पे हमने एक ले लिया एरिया वेक्टर। अभी हमें मालूम है यहाँ पे एरिया वेक्टर है, जैसे मैंने आपको बताया था स्क्वायर में हमें क्या लेना है, एरिया वेक्टर हमेशा सेंटर से लेना है। तो सेंटर से मैंने कुछ डिस्टेंस पे एरिया वेक्टर डी ले लिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन पे जा रहा है। समझ में आए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन पे जा रहा है।
ये हमने ले लिया। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस सरफेस पे देखो, ये सरफेस ले सकते, ये सरफेस ले सकते, सरफेस ले सकते। तो अगर हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया है थीटा, तो हम लोग क्या लेंगे, एक सरफेस पे एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे। सरफेस पे क्या ले लेंगे, एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे, छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिए, तो उसको हम लोग ले लेते, ठीक है, उसको हम लोग ले लेते डीए, ठीक है। अब देखो ए डीए हमने ले लिया, ए डीए जो है क्रॉस सेक्शन, ए डीए जो है हमारा एरिया वेक्टर है। तो इस सरफेस पे से बहुत सारे छोटे छोटे मतलब नहीं समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे भी मैं ले सकता हूँ, यहाँ पे भी मैं ले सकता हूँ, यहाँ पे भी मैं ले सकता हूँ, एरिया वेक्टर में किधर भी ले सकता हूँ। क्यों, आपको मैंने बताया 3D में स्क्वायर में एरिया वेक्टर हम लोग हमेशा सर्कल से ले सकते हैं। तो सर्कल से मतलब सेंटर से, सॉरी सर्कल से मतलब सेंटर से ले सकते हैं, इधर इधर हो सकता है। तो हमने क्या ले लिया, एक इस एरिया पे हम लोग क्या ले रहे, एक छोटा सा हम लोग वो ले ले रहे, एरिया एक छोटा सा ले ले रहे। तो डीए हमने ले लिया। तो हम लोग अभी क्या करते, पूरे इस स्फीयर पे कितना फ्लक्स जनरेट होगा उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। देखो ये हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया, अब मुझे मालूम चल जाएगा इस एरिया पे कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है। तो सिर्फ इतने एरिया पे, बट मुझे पूरे सरफेस पे निकालना है। तो पूरे सरफेस पे निकालने के लिए अगर मुझे एक का मालूम चलेगा तो मैं क्या करूंगा, सबको ऐड कर दूंगा। मतलब हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स के टर्म में इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आए तो वही लिख सकते ना। देखो इसको 9 ले लिया, इसको 2 ले लिया, ये भी क्या होगा ईडीए। तीसरा सरफेस ले लिया, फ्लक्स टू 3 सरफेस, ये भी क्या होगा ईडीए, ठीक है। तो डीए डीए मिला के वही तो ये है, डी छोटा पार्ट छोटा पार्ट छोटा पार्ट छोटा पार्ट, ये सब डीए डीए मिला के क्या है, वही तो ये है। और ये क्या है यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बच्चों पूरे सरफेस पे वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पूरे सरफेस पे कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा तभी ये चीज सेम होगा, अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो पूरे सरफेस पे फिर डीए सेम होगा नहीं। समझ में आ रहा है। तो पूरे, तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ, मैं छोटा इसको डी5 ले ले रहा हूँ, ठीक है। फ्लक्स चेंज इन डी इंटीग्रेशन, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे e कॉमन ले ले रहा हूँ, तो क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। तो क्या बच्चे मिलेगा, इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो फ्लक्स हमें क्या मिल गया, फ्लक्स इज ई इंटू ए। समझ में आ रहा है, ठीक है, नोट डाउन करो। ठीक है, अभी हमें मालूम है बच्चों ये क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो फ्लक्स थ्रू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर का स्क्वायर इनटू ए, ठीक है। अभी एरिया देखो, एरिया एरिया क्या है हमारा, स्फीयर। स्फीयर का एरिया क्या होता है, जल्दी बोलो, क्या इतना भी नहीं मालूम आप लोग को, स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर का स्क्वायर। स्फीयर ऑफ एरिया क्या होता है, 4 पाई आर का स्क्वायर। क्या बच्चे हो, इतना भी नहीं मालूम। तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ए आर से ए आर कैंसिल हो गया। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या मिला, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है, ठीक है, नोट डाउन करो इतना। ठीक है, तो थोड़ा इसी को याद रखो। ये हमने क्या लिया, देखो यहाँ पे स्फीयर लिया, तो स्फीयर इज इक्वल टू क्या मिले हमें, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको इनसाइड लिख लो, इनसाइड, या इसी को हम लोग बोलते हैं इनक्लोज,
ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, इतना सिर्फ अभी याद रखो। मिटा दें। तो आज के वीडियो में हमने देखा बच्चों के इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए पहले हमें एरिया वेक्टर पता होना चाहिए बच्चों। एरिया वेक्टर क्या होता है, किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। 2D में हम क्या ले सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, बट हमें परपेंडिकुलर लेना है। 2D में हम लोग किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, और 3D में हमें क्या लेना है बच्चों, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लेना है। बस कैसा, आउटवर्ड नॉर्मल लेना है। समझ में आया। उसके बाद देखो हमने प्रॉब्लम किया, ठीक है। उसके बाद फाइनल एक्सप्रेशन हमें क्या मिला, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसके आगे के वीडियो में हम लोग इसके आगे के वीडियो में हम आपके लिए ले आने वाले घोंसलों, तब तक पढ़ाई करते रहिए।